हेलो, कैसे हो सब। तो सबका इंग्लिश बाबा चैनल पे स्वागत है। और अब मुझे पता है आ गया है आपका साइंस का पेपर, तो आ गए हैं आपके लिए साइंस के क्वेश्चंस। तो ये जो पोर्शन है बच्चे, ये है फिजिक्स का। यहाँ हम फिजिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। फिजिक्स से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर्स में यानी कि 10 ईयर्स में जो पिछले क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो मैं आपके लिए कुछ गिने चुने क्वेश्चंस जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे वो मैं लेकर आई हूँ। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, इफ द इमेज फॉर्म्ड बाय अ स्फेरिकल मिरर। यहाँ पे आपको मिरर का नाम नहीं दे रहे, लेकिन बस ये बता दिया कि मिरर स्फेरिकल मिरर है, ठीक है। और ये बोल रहे हैं कि सारी पोजीशंस पे अगर ऑब्जेक्ट रखने पे हमेशा इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज बनती है, तो बताओ कौन सा मिरर है। तो सबको पता है कि छोटी इमेज किस में बनती है, कन्वेक्स मिरर में। तो आप क्या बोलोगे कि ये क्या है, कन्वेक्स मिरर है। और आपको इसका डायग्राम बनाकर दिखाना है, तो बहुत आसान सा है, इसलिए फटाफट से बस इसे हम समझेंगे। आप क्या लिख देंगे कि इफ द इमेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर इज ऑलवेज इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, तो ये कौन सा मिरर होता है, कन्वेक्स मिरर होता है। और इसका रे डायग्राम आपको दिखा देना है इस तरह से, ठीक है। ये हमने कन्वेक्स मिरर ड्रॉ कर दिया है, ये सामने हमने ऑब्जेक्ट रख दिया है। जब इसमें से रेज निकलती हैं तो वो हमें कहाँ आती हुई दिख रही है, यहाँ मर्ज होती हुई दिख रही है, और यहाँ पे छोटी सी उसकी एक इमेज बनती दिख रही है। सो ऑलवेज इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, लिस्ट 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर्स। बहुत आसान सा, जो हमारे घर में मिरर होता है वो होता है प्लेन मिरर, जिसमें हम रोज तैयार होके जाते हैं ना, बन ठन के जाते हैं। तो उसकी क्या 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी कि उसकी क्या पहचान है, कि जो इमेज उसमें बनती है वो हमेशा सेम डिस्टेंस पे होगी एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यानी कि जैसे ये एक प्लेन मिरर है, इस प्लेन मिरर के आगे तुम खड़े हो गए हो, तुम प्लेन मिरर से कितनी दूरी पे खड़े हो, फॉर एग्जाम्पल 4 सेंटीमीटर की दूरी पे। तो जो तुम्हारी इमेज मिरर के बैक साइड पे बनेगी वो भी उतनी ही दूरी पे बनेगी, 4 सेंटीमीटर। तो इमेज एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विल ऑलवेज द सेम। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने क्या है, इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। जो इमेज बनेगी वो कौन सी होगी, वर्चुअल और इरेक्ट होगी, क्योंकि देखो वो कहाँ बन रही है, बैक साइड ऑफ द मिरर बन रही है। और अगर वो सामने बनती तो वो रियल होती, ठीक है। वर्चुअल एंड इरेक्ट, जैसी है वो वैसी की वैसी बन रही है। थर्ड पॉइंट है, सेम साइज होगा इमेज का जैसा ऑब्जेक्ट का होगा, यानी कि तुम जितने जितने तुम हो मिरर में, तुम अपने आप को उस अपनी इमेज भी उतनी ही पाओगे, ठीक है। छोटी बड़ी नहीं हो जाती है इमेज, छोटी बड़ी किस केसेस में होती है, कन्वेक्स कनकेव में, ठीक है। नेक्स्ट है, फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक इज इमेज फॉर्म्ड इज लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड क्या होता है कि जो जब आप मिरर के सामने अपना लेफ्ट हैंड उठाएंगे तो आपको लगेगा कि राइट हैंड है, और राइट हैंड उठाएंगे तो लगेगा कि लेफ्ट हैंड है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन। वो जो एम्बुलेंस वाला क्वेश्चन आता है वो इसी फिनोमेना पे पूछा जाता है कि एम्बुलेंस उल्टा क्यों लिखा जाता है, क्योंकि जो सारे लेटर्स होते हैं, जो इंग्लिश अल्फाबेट्स होते हैं, वो मिरर में हमें सीधे दिखेंगे अगर एम्बुलेंस उल्टा लिखा हुआ होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो प्रॉपर्टीज। देखो अभी जो मैंने तुम्हें फर्स्ट क्वेश्चन कराया था वो ही क्वेश्चन बिल्कुल डिट्टो, बस दूसरे तरीके से पूछ लिया गया है ना, बिल्कुल आसान। देखो 2 बार रिपीट हो गया ये क्वेश्चन, यानी कि ऐसा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इसे बिल्कुल ध्यान से, और वैसे तो फ्री के नंबर ही है, तुम्हें याद भी करने की जरूरत नहीं है, ये हमें कॉन्शियसली समझ आ गया है। तो दो प्रॉपर्टीज बतानी है इमेज की फॉर्म बाय कन्वेक्स मिरर। ऊपर तुमसे मिरर का नाम पूछा गया, यहाँ पे तुमसे कन्वेक्स मिरर की प्रॉपर्टीज पूछ रहे हैं, तो आप क्या बोलोगे, कन्वेक्स मिरर हमेशा डिमिनिश्ड, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है, ठीक है। डायग्राम बिल्कुल सेम टू सेम चिपका दो, जो अभी ऊपर तुमने समझा था। देखो वैसे ही छोटी सी एक इमेज बन रही है बैक साइड ऑफ द मिरर, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास, ये एक न्यूमेरिकल है, और न्यूमेरिकल तो 100% आएगा ही आएगा, ये मत सोचना न्यूमेरिकल नहीं आएगा। इस बार वैसे तुम्हारा काफी सिलेबस कट हो चुका है, लेकिन न्यूमेरिकल अभी भी सिलेबस में है। तो कनकेव मिरर की आपको फोकल लेंथ गिवन है, ठीक है। फोकल लेंथ आपको कितनी गिवन है, 20 सेंटीमीटर। अब याद रखना कनकेव मिरर है तो हमें फोकल लेंथ नेगेटिव लेनी है, कन्वेक्स होता तो पॉजिटिव लेनी थी, ठीक है। अब यहाँ से आपको बोल रहे हैं कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ 4 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट बी प्लेस सो दैट फॉर्म्स एन इमेज एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। यानी कि इमेज का डिस्टेंस तो आपको दे दिया 30 सेंटीमीटर, ये भी माइनस लेना है, कनकेव है। इमेज का डिस्टेंस दे दिया -30, ऑब्जेक्ट का हमें निकालना है, यानी कितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट को रखा जाए।
और आपको क्या दे दिया गया कि ऑब्जेक्ट कितनी हाइट का है, ठीक है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है आपको। तो अगर हाइट गिवन होती है तो ध्यान रखना मैग्निफिकेशन वहां पे अपने आप घुस जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको साइज ऑफ इमेज निकालने के लिए बोला गया, यानी कि मैग्निफिकेशन फॉर्मूला भी यूज करना पड़ेगा। तो आई होप मैपिंग क्लियर हो गई कि क्या करना है, तुम सबको पता चल गया। बहुत बच्चे तो सॉल्व भी कर चुके होंगे, तो कोशिश करना यहाँ पे पॉज करके सॉल्व करने की भी कोशिश करना, देखो तुम्हारा आंसर मैच करता है या नहीं, ठीक है। तो बढ़ते हैं, कैसे करना है इसे, आपको क्या करना है, मिरर फॉर्मूला यूज कर देना है। मिरर फॉर्मूला क्या कहता है, 1/v + 1/u = 1/f। यहाँ से आपको u निकालना है, तो f और v को इस तरह से आप लिख लेंगे, f की और v की वैल्यूज पुट कर देंगे, और आपके पास u की वैल्यू कितनी आ गई, -60 सेंटीमीटर। यानी कि 60 सेंटीमीटर की दूरी पे अगर आप ऑब्जेक्ट को रखोगे तो इमेज का जो डिस्टेंस होता है वो 30 सेंटीमीटर बनता है, ठीक है। अब मैग्निफिकेशन फॉर्मूला सबको पता है, h'/h = -v/u। ये जो मैग्निफिकेशन है इसके भी इक्वल होती है, इसके भी इक्वल होती है, तो हम इन दोनों को इक्वल रख लेंगे, ठीक है। यहाँ से आपको h' निकालना है, h आपको गिवन है, ये भी आपको पता चल गया है, ऊपर आपने सॉरी ये भी आपको गिवन है और ये आपने निकाल लिया है। तो सारी वैल्यूज को पुट करने के बाद आपकी जो h' की वैल्यू आ गई है वो है -2 सेंटीमीटर, और साइज कभी नेगेटिव नहीं होता, तो आपको इसे कैसे लिख देना है, 2 सेंटीमीटर। होप सो इट इज क्लियर। बहुत ज्यादा डिटेल में मैं नहीं करवा रही, फटाफट बता रही हूँ। अगर तुम्हारा मैथ स्ट्रांग है तो तुम 2 मिनट में इसे सॉल्व कर चुके होगे। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर तो 100% एक क्वेश्चन आता ही आता है, आज तक तो आया ही है ऑलमोस्ट। एक दो बार अगर ना भी आया हो मुझे नहीं पता, पर मैंने हमेशा देखा है पेपर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इसी तरह का देखा है। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि अ रे ऑफ लाइट फॉल्स नॉर्मली ऑन अ फेस ऑफ अ ग्लास स्लैब। ये जो आपका ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड है, ये उसके अंदर से निकाले हैं मैंने 2-3 क्वेश्चन, और यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ज्यादा तो कुछ आएगा नहीं आपसे। वो सनसेट पे, टाइम पे सन का कलर क्या है, ये वो क्वेश्चन तो उन्होंने कट ही कर दिया है पूरा सिलेबस में से, तो वो आपको टेंशन भी नहीं लेनी है, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट है वो यही है, बाकी सारे बहुत इजी इजी जो टॉपिक है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, ये सब आपको आता है। चलिए, तो क्वेश्चन क्या है, रे ऑफ लाइट फॉल्स नॉर्मली ऑन अ फेस ऑफ ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब पे अगर कोई रे ऑफ लाइट नॉर्मली फॉल करती है, यानी कि बिल्कुल सीधी सीधी आएगी, तो देखो बिल्कुल सीधी सीधी अगर आएगी तो वो कोई भी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं बना पाएगी, ठीक है। रिफ्लेक्शन नहीं, सॉरी रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पे आई भी 0 हो जाएगा और आर भी 0 हो जाएगा। बहुत ही इजी सी, आपको इस 1 लाइन में इसे खत्म कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं इसमें कि लाइट जो है वो एयर से एक्स मीडियम में जा रही है, ठीक है। इसकी स्पीड भी दे रखी है आपको कि एक्स मीडियम में इसकी स्पीड इतनी हो जाती है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो एक्स मीडियम का कितना होगा। तो आपको सबको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला लगाना होता है सीधा सीधा। एयर के अंदर लाइट की जो स्पीड होती है वो भी आपको पता है, 3 × 10⁻⁸ मीटर/सेकंड। मीडियम में आपको गिवन है ऑलरेडी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला लगाया C/V, ठीक है। ये आपके पास आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो बहुत आसान सा, कभी कभी ऐसा होगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया जाएगा, सी दे दिया जाएगा, इसकी निकालनी पड़ेगी, ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको। तो बहुत ईजी है, बस एक दूसरे को उल्टा पुल्टा करके आपको उसको निकाल देना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये एज इट इज क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, A spherical mirror produces an image of magnification -1। अब देखो यहाँ पे आपको मिरर का नाम नहीं दिया, मिरर बताया कि स्फेरिकल मिरर है। ये इमेज बनाता है कितनी, -1 मैग्निफिकेशन की, स्क्रीन पे प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, ठीक है। अब आपको बताना है किस तरह का मिरर है। तो ये कनकेव मिरर होता है, मैग्निफिकेशन नेगेटिव है यहाँ पे, कनकेव मिरर होता है। नेचर ऑफ इमेज क्या रहेगा कनकेव मिरर में, रियल और इन्वर्टेड होता है और सेम साइज का होता है, ठीक है। क्योंकि मैग्निफिकेशन -1 है, तो यहाँ पे आपको -v/u के अंदर इसको पुट करके u और v को हमेशा आप देख लोगे कि वो इक्वल ही आ रहा है, तो जो चीज आपको गिवन होगी वो u भी वही बन जाएगा। यानी कि वो 40 सेंटीमीटर गिवन है, तो u भी 40 सेंटीमीटर हो गया, v भी 40 सेंटीमीटर हो गया। ये होगा क्वेश्चन आपका, 2014 में पूछा गया था, तो इसे अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सॉरी, एक इसका डायग्राम रह गया था, डायग्राम मैंने नेक्स्ट पेज पे दिखा रखा है, तो आप इसका डायग्राम दिखा सकते हैं कि इमेज भी और ऑब्जेक्ट भी बिल्कुल देखो सेम साइज की है, बस क्या है, इन्वर्टेड है, ठीक है। ये पैरेलल रे आई, फोकस में से गई, फोकस में से जाती हुई रे पैरेलल निकल गई, और वो वहां इमेज बना रही है जहां पे ऑब्जेक्ट पड़ा था, लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, और उल्टी इमेज बन जाएगी, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
स्टेट द टाइप ऑफ मिरर यूज फॉर, ये पक्का इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा। ये 2014 में भी आया है, 2016 में भी आया हुआ है, और एक बार और भी रिपीट हुआ है शायद 2017 में कि 18 में। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन बस थोड़ा सा बदल देते हैं, कभी आपको टॉर्च में पूछ लेंगे, कभी हेडलाइट में पूछ लेंगे, तो बस आपको मिरर का नाम बताना होता है। तो टाइप ऑफ मिरर, हेडलाइट्स के अंदर कौन सा यूज होता है? कनकेव मिरर यूज होता है, ताकि उससे पावरफुल बीम ऑफ लाइट बन सके। ठीक है, और रेयर व्यू मिरर सब बच्चों को पता है कि कन्वेक्स मिरर यूज होता है, क्योंकि उस मिरर के अंदर छोटी छोटी इमेजेस दिखती हैं, लेकिन सब कुछ दिखता है, यानी कि पीछे का आपको पूरा बैकग्राउंड सब कुछ दिखाई देता है कि कितने गाड़ियां आ रही हैं, क्या सड़क कितनी चौड़ी है, पेड़ कितने हैं, सब कुछ आपको उसके अंदर दिखता है। सो टू गेट अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, ठीक है, और इरेक्ट इमेजेस दिखेंगी आपको किसके अंदर? कन्वेक्स मिरर में। होप सो ये इजी सा क्वेश्चन क्लियर हो गया है सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, व्हाट इज मेंट बाय पावर ऑफ अ लेंस। पावर ऑफ अ लेंस क्या होता है? लेंस की पावर निकालने के लिए आपको फॉर्मूला तो सब बच्चों को याद ही है, P इज इक्वल्स टू 1/f। तो अगर इसकी डेफिनेशन पूछी जाए तो आप क्या बोलोगे? पावर इज द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ द लाइट रेज अचीव्ड बाय अ लेंस। एक लेंस से जो रेज निकल रही हैं वो कितनी कन्वर्ज हो सकती है, यानी कि जुड़ सकती हैं, आके एक जगह से एक पॉइंट पे जुड़ सकती है, या फिर कितनी डाइवर्ज हो सकती है, फैल सकती है। ठीक है, दैट इज इट्स पावर, यानी कि कितनी डिग्री पे वो कन्वर्ज और डाइवर्ज हो रही है, वो उसकी पावर हो जाती है। इसे हम फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल बोल देते हैं, यानी कि आपको पावर अगर निकालनी है तो आपको फोकल लेंथ गिवन होगी। ओके, 1/f करके आप p की वैल्यू निकाल लेंगे। जो p होता है उसका यूनिट भी पूछ लिया जाता है कभी कभी, सो दैट यूनिट इज डायोप्टर। ठीक है, डायोप्टर, तो डायोप्टर इसका यूनिट होता है, d आपको उसका सिंबल दिखा देना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये वाला, इसमें आपको कुछ सॉल्व नहीं करना है, बस फटाफट से आप लेंस फॉर्मूला लगा के u और v का रिलेशन दिखा देते हैं, तो उससे आपको उसकी करेक्टरिस्टिक्स पता चल जाते हैं। 2017 में एक क्वेश्चन आया है, ऑब्जेक्ट को 15 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा है, लेंस दे रखा है कौन सा? कन्वेक्स लेंस। लेंस पे भी कोई भी न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। ठीक है, फोकल लेंथ कितनी दे रखी है? 20। अब ये आपको क्योंकि कन्वेक्स लेंस गिवन है तो आप फोकल लेंथ पॉजिटिव लेंगे। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होता है। जब आप लेंस फॉर्मूला यूज करते हो तो आपको पता चल जाता है कि जो फोकल लेंथ और यू का जो रिलेशन है वो ये बनता है। वैसे तो आपको लगा के देखना ही नहीं पड़ेगा, देख के भी पता ही चल रहा है ना। तो u और f का रिलेशन दिख गया कि u जो है वो f से छोटा है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ होगा? f और ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस के बीच में। अब इस रिलेशन से आपको उसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स पता चलती है कि कन्वेक्स लेंस की क्या करेक्टरिस्टिक्स है? इमेज इरेक्ट होती है, वर्चुअल होती है, बड़ी होती है, कन्वेक्स मिरर में छोटी होती है। बच्चे ध्यान रखना, कन्वेक्स मिरर और कन्वेक्स लेंस बिल्कुल उल्टे होते हैं। कन्वेक्स मिरर में छोटी इमेज बनेगी, लेकिन इसमें क्या बनती है? बड़ी इमेज बनती है। ठीक है, और लास्ट क्या है? इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस। जहां पे लेंस रखा है, जहां पे ऑब्जेक्ट होता है लेंस के लेफ्ट साइड पे, उसी साइड पे इमेज बनती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है आपका इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर आ जाता है। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से आपका क्वेश्चन आता है ओम्स लॉ। बहुत आसान सा है, ओम्स लॉ सब बच्चों को रटा हुआ होता है, लेकिन इसकी डेफिनेशन प्रॉपर वे से लिखना बहुत जरूरी होता है। ये क्या कहती है ओम्स लॉ? ओम्स लॉ कहती है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ गिवन मेटेलिक वायर, कोई भी वायर के एंड्स पे जो पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि V की वैल्यू जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है? एंड्स पे पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कितना करंट उस वायर में से जा रहा है। लेकिन वहां पे एक कंडीशन होनी जरूरी है कि टेम्परेचर जो है वो क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। टेम्परेचर बदलता रहेगा तो ये जो वैल्यूज है वो बदलती रहती है। ठीक है, ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होनी चाहिए इस कंडीशन पे। तो आप इससे आर यहाँ पे लिख देते हैं, जो कि आपको प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के बाद लगाना होता है, और आर क्या होता है यहाँ पे? रेजिस्टेंस। बहुत इजी सी डेफिनेशन है, इसका कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, 3 फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस होती है, यानी कि करंट को रोकने की जो ताकत होती है, वो किस पे डिपेंड करती है? तो पहला पॉइंट है आपके सामने कि रेजिस्टेंस जो होती है वो किस पे डिपेंड करती है? लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे, यानी कि
जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, फटाफट बस आपको पॉइंट बता रही हूँ, इसके कॉन्सेप्ट तो तुम्हें बहुत ही अच्छे से क्लियर होंगे, मुझे लगता है। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट क्या कहता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, यानी कि जो रेजिस्टेंस होती है वो एरिया से डायरेक्टली प्रोपोर्शनली इनवर्सली हो जाती है। लेंथ से तो डायरेक्टली, लेकिन एरिया से इनवर्सली, यानी कि जितना ज्यादा एरिया उतनी कम रेजिस्टेंस। थर्ड पॉइंट है नेचर ऑफ द कंडक्टर, यानी कि जैसा कंडक्टर होगा उस हिसाब से भी रेजिस्टेंस हो सकती है। बढ़िया कंडक्टर होगा या अच्छा कंडक्टर नहीं होगा तो रेजिस्टेंस वेराई करती रहती है, रेजिस्टेंस बदलती रहती है। ठीक है, वेरी करती है। इसी के अंदर आपको एक और क्वेश्चन पूछा गया है, राइट द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का सिंबल होता है ये, जो रेजिस्टिविटी होती है उसका यूनिट होता है, ऐसा यूनिट होता है ओम मीटर। चलिए फटाफट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ अ वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर। आपको एक वायर दे रखी है जिसकी लेंथ गिवन है आपको 1 मीटर, रेडियस गिवन है 0.01 सेंटीमीटर और रेजिस्टेंस गिवन है 20 ओम्स। ये क्वेश्चन टर्म 1 के अंदर 2017 में पूछा गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी बस आ जाता है। रेजिस्टिविटी पूछना भी बहुत आसान सा होता है, रेजिस्टिविटी निकालने में कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आपका जो फॉर्मूला होता है वो ये कहता है कि आर रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि मैं आपको बता रही हूँ किस तरह से निकला है, अगर आप भूल चुके हो तो। लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जब हम ये साइन हटाते हैं तो कौन सा साइन लगता है, यानी कि जो आपको निकालना है रेजिस्टिविटी, आर इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी एल अपॉन ए। यहाँ से रेजिस्टिविटी आप निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 20 आपको दे रखा है, कौन क्या रेजिस्टेंस, ये आपने पुट कर दिया, ये आपको निकालना है। लेंथ आपको गिवन है कितनी 1। ठीक है, पाई कितना होता है, यानी ओम कितना होता है 3.14, और साथ में आपको रेडियस दे रखा है 0.01 सेंटीमीटर, जिसे हम इस तरह से ले लेंगे 10⁻⁻⁴। अगर आप नहीं ले पाओ तो आप जैसा दे रखा है वैसा भी ले सकते हो, बस इन्होंने मीटर मीटर कन्वर्ट करने के लिए, वैल्यू सेम करने के लिए उसे कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, तो जब आप इस सबको सॉल्व कर लेंगे तामझाम को तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा, और उसका यूनिट ये रहा ओम मीटर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इफ द रेडियस ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर इज हाफ्ड, यानी कि आपके पास एक कंडक्टर है जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है, अगर जो उसका रेडियस है वो आधा कर दिया जाए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा जाता है। 2014 में भी पूछा गया है, 2016 में भी पूछा गया है। एक दो साल के गैप में इसे पूछ लिया जाता है, हो सकता है तुम लकी हो इस बार फिर से आ जाए। ठीक है, तो अगर रेडियस जो है वो आधा कर दिया जाएगा करंट कैरिंग कंडक्टर में से, तो हाउ डज द करंट थ्रू इट चेंज, तो उसके अंदर से जो करंट जा रहा है वो बदलता कैसे है। तो आपको बस सीधी सीधी बात याद रखनी है कि अगर रेडियस आधा हो जाता है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यहाँ पे 1/4 आएगा बच्चे, उसमें वो प्रिंट हो गया है। तो वो जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है वो रिड्यूस होके 1/4 हो जाता है। ठीक है, जो उसकी पहले वाली वैल्यू होती है उसका 1/4 हो जाता है। तो हमें पता है कि जो रेजिस्टेंस होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के, तो रेजिस्टेंस इसीलिए 1/4 हो जाता है। ठीक है, ओम्स लॉ क्या कहती है, V इज इक्वल्स टू आई आर। यहाँ पे फॉर द गिवन V वैल्यू जो I होता है वो R से इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। सो अगर जो करंट होता है वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, आई होप ये वाली चीज तुम्हें क्लियर हो चुकी होगी, बिल्कुल आसान सी है। तो सीधा सीधा आपका आंसर क्या होगा कि अगर रेजिस्टेंस आधा हो जाता है तो करंट जो है वो 1/4 हो जाता है, क्योंकि जो आपका एरिया है वो भी 1/4 हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान सा, 3 रेजिस्टर्स आपको गिवन है, आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, तीनों रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट किए गए हैं। तो जब हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं हमारा फॉर्मूला क्या बन जाता है, 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। इन सबको आप प्लस कर लेंगे, आपका जो आंसर है वो कितना आ रहा है 2.73 ओम्स। चलिए इसी तरह से सीरीज में हो जाएगा तो हमें 1/1 नहीं लगाना, हमें डायरेक्ट उसे क्या कर देना है, प्लस R1 + R2 + R3। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास। ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, बहुत ध्यान से समझिएगा इसे, ये भी 2017 में आया हुआ है। आपको 3 रेजिस्टर्स दे रखे हैं 3 ओम ईच, यानी कि तीनों रेजिस्टर्स की जो वैल्यू है वो 3 ओम है।
उसे 3 वोल्ट की बैटरी से हमने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ये आपको बैटरी दिख रही होगी और ये तीनों रेजिस्टर्स दिखा रखे हैं, इस तरह से कनेक्ट है कि ये दोनों तो सीरीज में है और ये जो तीसरा वाला है ये पैरेलल में पड़ा है उनसे, ठीक है। तो आपको बताना है कितना करंट है जो उसके अंदर प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो करंट निकालना है बेसिकली। तो आपको जो डायग्राम दे रखा है उसके अकॉर्डिंग दो रेजिस्टर्स तो क्या है, सीरीज में कनेक्ट है। कौन से दो, ये वाले दो, है ना। तो इन दोनों को हम पहले प्लस करके एक वैल्यू निकाल लेंगे जिसे हम R1 नाम दे देंगे, ठीक है। रेजिस्टेंस 1 निकल जाएगी वो। तो 3 ओम और 3 ओम मिलके बन गए 6 ओम। अब क्या बनेगा ये पूरा, अब इसे हम कन्वर्ट करके क्या लिख सकते हैं, 6 ओम लिख सकते हैं। तो ये जो ये 6 ओम है और जो नीचे पड़ा रेजिस्टर है ये दोनों क्या हो गए, अब पैरेलल कनेक्शन में हो गए। इसे हम R2 बोल देंगे, इसे हम R1 बोल देंगे। तो R1 और R2 को पैरेलल कॉम्बिनेशन में रख के हम एक और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वाली वैल्यू निकाल लेंगे, यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपके पास कितना आ गया, 2 ओम्स। अब सीधा एक सिंपल सा फॉर्मूला जो हमेशा यूज होता है, दैट इज ओम्स लॉ, V इज इक्वल्स टू IR, ठीक है। वो सारी वैल्यू पुट करने के बाद आपके पास करंट आ जाएगा। V कितना दे रखा है तुम्हें, 3, ठीक है। I तुम्हें निकालना है और ये इससे आप अपनी वैल्यू को क्या कर लेंगे, निकाल सकते हैं। यहाँ जो ये ओम दे रखा है, V दे रखा है, चाहे ये मत लिखना, सीधा लिखो 3 और इज इक्वल्स टू I मल्टीप्लाई टू V। तो ये आपका आंसर आ गया 1.5 एम्पियर। ये एज इट इज क्वेश्चन आता है, बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है, जो वैल्यूज है वो भी सेम की सेम लिखी जाती है, ठीक है। तो इसे जरूर कर लेना, और अगर वैल्यू बदल भी गई तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें मेन मेथड समझ आना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। अब चैप्टर शुरू हो रहा है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इसका पहला क्वेश्चन आपके सामने है जो बोर्ड टर्म 1 में 2015 में पूछा गया था। बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना के दिखानी है अराउंड अ बार मैग्नेट। तो आप क्या करेंगे, एक बार मैग्नेट ले लेंगे, ठीक है। नॉर्थ पोल साउथ पोल उस पर लगा के आपको हमेशा याद रखना है कि नॉर्थ से निकलती हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस और साउथ की तरफ जाती हैं, ठीक है। जब वो क्लोज वाली आपको रिंग्स बनानी होंगी तो आप इस तरह से बनाएंगे, नॉर्थ से निकलती हुई साउथ की तरफ। और यहाँ से भी आप जब बहुत सारी, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज इसमें से वो निकलती हैं, ठीक है। तो जो फील्ड लाइंस हैं तो वो आपको एंड पे इस तरह से दिखा देना है कि साउथ में तो एंटर करती हुई दिखा देनी है एरो, और नॉर्थ से निकलती हुई दिखा देनी है, ठीक है। तो ये बहुत आसान सा डायग्राम है, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आप बना लेंगे आराम से। तो यहाँ एक और साथ में एक और क्वेश्चन पूछा गया कि नेम द डिवाइस विच इज यूज्ड टू ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। किस तरह से ये निकलती है, ये हमें पता कैसे चला कि ऐसा पैटर्न बनता है। तो ये पैटर्न बनाया गया किसकी हेल्प से, कंपास नीडल। कंपास नीडल होती है, ठीक है। वो जैसे ही आप साउथ पोल के या नॉर्थ पोल की तरफ रखते हैं तो वो डिफ्लेक्ट होती है, तो वो बार बार डिफ्लेक्शंस के थ्रू हमने ये पूरा का पूरा पैटर्न ड्रॉ किया था, जिससे हमें पता चला कि इस तरह से फील्ड लाइंस जो है वो निकलती हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये जरूर ध्यान रखना, ये क्वेश्चन कभी कभी ऐसे भी आ जाता है कि सिंपली आपसे बस डिवाइस पूछ लेते हैं, डायग्राम नहीं बनवाते। तो बस आपको नाम देना है कि कंपास नीडल यूज होती है, और अगर डायग्राम आ गया तो और भी अच्छी बात है, 2 मार्क्स में आपका क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2019 में पूछा गया है कि एक कंपास नीडल को कहाँ रख दिया गया है, करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर के पास रख दिया गया है। तो अब आपको बताना है कि क्या ऑब्जर्व करोगे आप, सीधी सीधी बस आपसे ऑब्जर्वेशन पूछी गई है और उसका रीजन पूछा गया है हर केस में, ठीक है। तो पहला क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट इज इंक्रीज्ड as the amount of magnetic field strength is directly proportional to the amount of current। यानी कि जितना ज्यादा करंट होगा, देखो ये वाली बात ध्यान रखना कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर होता है, अगर आप उसमें करंट बढ़ा देते हो तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं तो जो कंपास नीडल होती है उसकी डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी, एकदम से बढ़नी शुरू हो जाएगी जैसे ही करंट बढ़ा दोगे, ठीक है। अगला पॉइंट है, सेकंड जो क्वेश्चन है वो है कंपास नीडल इज डिस्प्लेस्ड अवे फ्रॉम द कंडक्टर। अब क्या करेंगे, अगर इसको दूर कर देंगे, ठीक है, जिस कंडक्टर के पास आपने उसको नीडल को रखा हुआ था, अगर आप उसे दूर लेके जाओगे तो क्या होगा, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है फ्रॉम द इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस फ्रॉम द वायर से। ये ध्यान रखना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट की होती है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू द डिस्टेंस फ्रॉम द वायर। तो डिफ्लेक्शन जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, बिल्कुल सिंपल। पास है तो तेज 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 चलेगी, दूर जाएगी तो धीरे हो जाएगी। बहुत ही आसान सा लॉजिक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
स्टेट हाउ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर एट अ पॉइंट डिपेंड्स ऑन। अब आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा कि किस पे वो डिपेंड करती है। वैसे मैं अभी तुम्हें ऊपर वाले क्वेश्चन में भी बता चुकी हूँ, पर ये मैंने दोबारा क्वेश्चन इसलिए डाला कि देखो बिल्कुल अलग तरह का क्वेश्चन, लेकिन आंसर एज इट इज है, कोई डिफरेंस ही नहीं है आंसर में, बिल्कुल एज इट इज डाल दिया। अब ये 2014 में पूछा गया था और जो ऊपर क्वेश्चन था वो 2019 में। ठीक है, बस उसमें आपको थोड़ा एक्सप्लेन करना है, इसमें बिना एक्सप्लेन किए सीधे सीधे पॉइंट बताने हैं। कि अगर मैं बात करूं मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में, तो वो करंट पे कैसे डिपेंड करता है और डिस्टेंस पे कैसे डिपेंड करता है। तो आपको क्या बोलना है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो होता है करंट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द वायर। ये सीधा सीधा आप नीचे एक छोटा सा फॉर्मूला भी लिख सकते हो, और एग्जामिनर और खुश हो जाता है, ऐसे ही चीजें करते हैं जब बच्चे। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है यानी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस बिटवीन वायर एंड पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट AC, ठीक है, इन इंडिया। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है और हो सकता है पूछ लिया जाए, मुझे ये बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा। 2015 में ये पूछा गया था, क्या पता दोबारा पूछ लें, तो इसलिए मैंने कोई चांस नहीं लिया, तुम्हारे लिए ला दिया। और इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, तुम्हारे लिए बहुत सारे क्वेश्चन अच्छे अच्छे ढूंढ ढूंढ के लेकर आई हूँ, और बहुत मेहनत लगती है यार। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसके अंदर आपसे पूछा जा रहा है कि फ्रीक्वेंसी बता दीजिए ऑल्टरनेटिंग करंट की इंडिया के अंदर कितनी होती है, और हाउ मेनी टाइम्स पर सेकेंड इट चेंजेस इट्स डायरेक्शन। दो क्वेश्चन एक के अंदर ही उसने पूछ लिए हैं। तो सीधा सीधा आंसर, इंडिया में जो ऑल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 50 हर्ट्स। ये बहुत आसान सा आंसर है, 1 मार्क में अगर आ गया तो इतना आएगा, 2 मार्क्स में आ गया तो नीचे एक और क्वेश्चन डाल दिया उन्होंने कि कितनी बार वो अपनी डायरेक्शन बदलता है पर सेकेंड। तो आपको बताना है इट चेंजेस इट्स डायरेक्शन ट्वाइस इन ईच साइकिल। ठीक है, 2 बार वो अपनी डायरेक्शन बदलता है। अगर वो पहले इस डायरेक्शन में जा रहा है तो फिर वो वापस भी आता है, यानी कि 2 बार वो अपनी डायरेक्शन चेंज करता है। ठीक है, सो आप ये कह सकते हो कि इट चेंजेस इट डायरेक्शन 2 टाइम्स, तो आप 2 से उसको मल्टीप्लाई करके 100 टाइम्स इन 1 सेकेंड बोल सकते हैं, यानी कि 1 सेकेंड में 100 टाइम्स उसकी डायरेक्शन बदल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम 2 सेफ्टी मेजर्स कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट एंड अप्लायंसेस। बहुत आसान सा क्वेश्चन, कि देखो इस तरह के क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछे जा सकते हैं, लेकिन आंसर करने का आपका दिमाग वही चलेगा, एक ही फॉर्म में चलेगा कि 2 सेफ्टी मेजर्स क्या होने चाहिए सर्किट बनाते यूज करते टाइम, अप्लायंसेस को यूज करते टाइम। तो क्या है पहला, कि फ्यूज एंड द कनेक्शन ऑफ अर्थिंग वायर। अगर अर्थिंग वायर नहीं होगी, फ्यूज नहीं लगा होगा, तो ये सेफ नहीं है। जो सर्किट होता है वो सेफ नहीं होता है, जो अप्लायंसेस होते हैं वो सेफ नहीं रहते हैं। ठीक है, हर बच्चा इसको अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि जैसा बुकिश लिखा गया यहाँ पे वैसा ही लिखना है, आप अपनी लैंग्वेज में भी बना सकते हैं। ठीक है, तो फ्यूज एंड द कनेक्शन ऑफ अर्थिंग वायर आर 2 सेफ्टी मेजर्स कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट एंड अप्लायंसेस। अगला है, व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेकन टू अवॉइड द ओवरलोडिंग ऑफ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। जो हमारे घरों में सर्किट्स लगे होते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट, उसमें ओवरलोडिंग से बचने के लिए क्या करना चाहिए। एमसीबी सुना होगा तुमने, एमसीबी की प्रॉपर रेटिंग होनी चाहिए, यानी कि प्रॉपर एमसीबी जितना करंट घर में आ रहा है उसके अकॉर्डिंग लगवानी चाहिए, और फ्यूजेस हमेशा लगे हुए होने चाहिए। आजकल हर रूम में अलग अलग फ्यूज होते हैं, वो बहुत काम आते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला लास्ट चैप्टर आपका है आर एनवायरमेंट। जल्दी जल्दी से मैंने ये पूरी वीडियो आपकी बना दी है, लगभग 40 मिनट्स के अंदर अंदर आपकी वीडियो तैयार हो गई है। तो आप एक ही बार में इसे फटाफट पढ़ लीजिएगा और आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे फिजिक्स में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इन द फॉलोइंग फूड चेन 100 जूल्स ऑफ एनर्जी इज अवेलेबल टू द लायन। देखो फूड चेन दे रखी है आपको प्लांट्स, डियर और लायन की। ठीक है, 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। आर एनवायरमेंट से बहुत गिने चुने थोड़े से क्वेश्चन ही आते हैं, तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। अगर कोई आ भी गया तो आप अपनी लैंग्वेज में भी बना सकते हो। ठीक है, लेकिन ऐसे वाले क्वेश्चन थोड़े से लॉजिक के साथ पते होने चाहिए आपको। तो 100 जूल्स ऑफ एनर्जी अगर लायन के पास थी, हाउ मच एनर्जी वॉज अवेलेबल टू द प्रोड्यूसर। देखो लायन के पास अगर एनर्जी है तो उसने किसी को खाया था पहले, है ना। ऐसे तो उसके पास एनर्जी नहीं आई, यानी कि उसके पास एनर्जी ट्रांसफर हुई है। तो एक लॉ याद कर लो, दैट इज लॉ ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में जो लॉ होती है एनर्जी का फ्लो,
वो हमेशा 10% पे लगता है, यानी कि एज पर 10% लॉ ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम ओनली 10% ऑफ एनर्जी इज रिसीव्ड बाय द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल। जो भी इसके पास एनर्जी होगी उसका सिर्फ 10% अगले वाले को ट्रांसफर होता है, ठीक है, ओनली 10%। ऐसे ही जो इसके पास एनर्जी होगी वो अगले वाले को 10% होगी ट्रांसफर। तो ये जो होता है ये फिक्स्ड है, ये आप चेंज नहीं कर सकते हैं। सो फूड चेन में अगर 100 जूल्स ऑफ एनर्जी लायन के पास है तो प्लांट्स यानी कि प्रोड्यूसर्स बिल्कुल पहले वाले होंगे। ध्यान रखना, प्रोड्यूसर का मतलब ये नहीं है कि जो लायन से पहले है, लायन से पहले वाला प्रोड्यूसर नहीं है, जो बिल्कुल पहले वाला है प्लांट्स वो है प्रोड्यूसर्स, ठीक है। तो उनके पास कितनी एनर्जी होगी, तो उनके पास है 10,000 जूल्स। देखो नीचे तुम्हें समझाने के लिए और अच्छे से मैंने इसका वो भी बना के दिखा दिया कि किस तरह से एनर्जी ट्रांसफर हुई है। अगर इसके पास 10,000 है तो 10,000 जूल्स का 10%, यानी कि ओनली 1,000 जूल्स जूल के पास किसके पास ट्रांसफर हुआ, डियर के पास। अब इसका 10% किसके पास ट्रांसफर हुआ, लायन के पास, ठीक है। आई होप ये वाली चीज तुम्हें क्लियर हो गई है। जरूरी नहीं है जो मैंने क्वेश्चन दिया वैसा आ जाए, हो सकता है यहाँ पे नाम बदल के दे दें, वैल्यू बदल के दे दे, तो बस तुम्हें जो याद रखना है दैट इज 10%, ठीक है, 10% ही आगे जाता है। अगला क्वेश्चन, वाई आर ग्रीन प्लांट्स कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। हम ग्रीन प्लांट्स को प्रोड्यूसर्स क्यों बोलते हैं। देखो प्रोड्यूसर्स यानी कि जो प्रोड्यूस कर रहा है, जो अपना खाना खुद बना रहा है, खुद मैन्युफैक्चर करता है, उसे किसी की जरूरत नहीं है कोई आके उसका काम वाली बाई तो उसने लगा नहीं रखी है कि वो आके उसके लिए खाना बना देगी, है ना। तो ग्रीन प्लांट्स को हम प्रोड्यूसर्स क्यों कहते हैं, क्योंकि वो अपना खाना खुद मैन्युफैक्चर करते हैं, सिर्फ हेल्प लेते हैं आसपास प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड की, वाटर की, सनलाइट की और क्लोरोफिल की, ठीक है। दैट इज वाई ये सबसे बड़े जो होते हैं, सबसे मेन माने जाते हैं प्लांट्स, क्योंकि इसी से ही पूरी लाइफ की हमारी साइकिल चल रही है। प्लांट्स नहीं होते हैं तो बहुत सारे जो एनिमल्स हैं उनको खाना नहीं मिल पाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म फॉर्म अ फूड चेन। आपको यहाँ पे फूड चेन दे रखी है, ठीक है। अब आपसे क्या पूछ रहे हैं, विच ऑफ दीज विल हैव द हाईएस्ट कंसेंट्रेशन ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल्स। किसके पास सबसे ज्यादा मात्रा में, कंसेंट्रेशन मतलब अमाउंट, कौन सी नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल्स की, ठीक है। तो यहाँ आपको दे दी साइकिल, फूड चेन दे दी, इंसेक्ट, हॉक, ग्रास, स्नेक, फ्रॉग। ये क्वेश्चन 2015 में पूछा गया है, ठीक है। और भी एक बार और भी रिपीट हुआ है ऐसा ही क्वेश्चन, वो मुझे याद नहीं है कौन सी ईयर में है लेकिन है, ठीक है। तो अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स द फूड चेन, हॉक बीइंग टॉप कंज्यूमर, इसने इंसेक्ट्स को कंज्यूम किया है, या ये टॉप कंज्यूमर है, इज प्रेजेंट एट टॉप मोस्ट ट्रॉपिक लेवल, hence will have the highest concentration of non-biodegradable chemicals due to phenomena known as biomagnification, ठीक है। ये बहुत ही आसान सा है क्वेश्चन, खास इसमें कुछ लिखना नहीं है, बस आपको ये याद रखना है कि जो सबसे टॉप मोस्ट ट्रॉपिक लेवल में प्रेजेंट होता है, यानी कि जिसने सबसे ज्यादा अमाउंट में उसके कांटेक्ट में रहा है, तो उसी के अंदर वो सबसे ज्यादा अमाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। कौन, नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल वेस्ट या केमिकल्स, ठीक है। इस फिनोमिना को, इस पूरी बात को बोला जाता है बायोमैग्निफिकेशन। कभी कभी आपको ये डेफिनेशन की फॉर्म में भी पूछा जा सकता है, तो यही इसकी डेफिनेशन बन जाती है कि टॉप कंज्यूमर जो टॉप मोस्ट लेवल पे होता है, ट्रॉपिक लेवल पे, वो हाईएस्ट कंसेंट्रेशन ऑफ इसको खाता है, जब केमिकल्स को ले लेता है, तो इस फिनोमिना को बायोमैग्निफिकेशन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, लिस्ट 2 एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम के 2 एग्जांपल्स देने आपको, ये भी 2015 का क्वेश्चन है। तो नेचुरल इकोसिस्टम के 2 एग्जांपल क्या है, जो नेचर ने बनाए हैं, ठीक है, इसमें इंसान का कोई हाथ नहीं है, जो नेचर के अंदर अपने आप बना है, दैट इज फॉरेस्ट इकोसिस्टम एंड रिवर इकोसिस्टम, ठीक है। नदियां, ये झरने, ये वो सब कुछ नेचुरल है। फॉरेस्ट, जंगल, ये नेचुरल है, ये इंसान नहीं बनाते, फॉरेस्ट अपने आप बनता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, लिस्ट 2 रीजंस टू शो द एग्जिस्टेंस ऑफ डीकंपोजर्स इन इज एसेंशियल इन एन इकोसिस्टम। यानी कि ये क्या कह रहे हैं कि 2 रीजन बताओ कि डीकंपोजर्स का होना इकोसिस्टम में क्यों जरूरी है। तो पहला रीजन है, इफ देयर वर नो डीकंपोजर्स, अगर डीकंपोजर्स नहीं होंगे
तो जो प्लांट्स की डेड बॉडीज होती है, एनिमल्स की डेड बॉडीज होती है, वो ऐसी ही पड़ी रहेंगी, ठीक है, एज सच वहीं पे रह जाएंगी। और जो एलिमेंट्स होते हैं जिसमें प्लांट एनिमल बॉडीज होंगी और भी चीजें होती हैं जिसमें इनकी रिमेन्स रह जाते हैं, ये कभी भी अपनी ओरिजिनल सॉइल के अंदर, एयर के अंदर, वाटर के अंदर वापस नहीं जा पाएंगे, है ना। यानी कि ये वहीं पे ही रह जाएंगे जहां पे ये मर गए थे, जहां पे ये सड़ गए थे, जहां पे ये रह गए थे। तो अगर ये डिकम्पोज नहीं होंगे तो ये वापस फॉसिल फ्यूल्स की फॉर्म में हमारे पास नहीं आ पाएंगे। तो इन सच केस द ऑर्गेनिक वेस्ट गो ऑन एक्यूमुलेटिंग एंड द साइक्लिक प्रोसेस ऑफ लाइफ एंड डेथ वुड बी डिस्टर्प्टेड। तो इससे एकदम से किस पे असर पड़ेगा, पूरी जो लाइफ साइकिल है उसके ऊपर, कि जो मर गया है वो वहीं रह गया, जो जिंदा है उसको उसके अंदर इस वेस्ट की वजह से बहुत प्रॉब्लम आती है, ठीक है। अगला पॉइंट कि इसको क्यों होना चाहिए डिकम्पोजर्स को। Decomposers make the soil fertile by providing replenishing nutrients to it, thus forming the integral part of ecosystem. Decomposers की वजह से ही soil को fertility मिलती है, nutrients मिलते हैं, जिससे वो ecosystem का एक ना अलग होने वाला हिस्सा बन जाता है। इंटीग्रल पार्ट मतलब जो उससे अलग नहीं किया जा सकता है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया है। लास्ट में आपके लिए एक क्वेश्चन है, देखो बहुत आसान सा, एमसीक्यू की फॉर्म में मैंने एक क्वेश्चन दिया है आपको। हो सकता है एमसीक्यू की फॉर्म में ये 1 मार्क की फॉर्म में भी बन के आ जाए, लेकिन ओजोन से रिलेटेड ये क्वेश्चन आ सकता है, जो मुझे लगा, क्योंकि अभी रिसेंट ईयर्स में पूछा गया, तो ओजोन से रिलेटेड क्वेश्चन दोबारा रिपीट होने के चांसेस होते हैं। तो आपसे पूछ रहे हैं कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। ओजोन इज अ मॉलिक्यूल फॉर्म बाय 3 ऑक्सीजन एटम्स। क्या ओजोन एक मॉलिक्यूल है जो 3 ऑक्सीजन एटम से बना है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, ध्यान रखना। तुम्हें लग रहा होगा ये तो करेक्ट है, हाँ ये तो करेक्ट है, आपको गलत स्टेटमेंट बतानी है कौन सी है। ये बिल्कुल सही है, O3 से, है ना, O3 इसका फॉर्मूला होता है। सेकंड है ओजोन शील्ड्स द सरफेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। बिल्कुल सही, ये यूवी रेज से हमें बचाता है। ओजोन इज डेडली पॉइजनस। यस, ओजोन जो होता है वो पॉइजनस होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो परत परत में हम जाके देख रहे हैं, लेकिन अगर ओजोन की कुछ अमाउंट अगर हम इनहेल कर लेते हैं तो वो हमारे लिए बहुत पॉइजनस है, हम उसे इनहेल नहीं कर सकते। हम ऑक्सीजन इनहेल कर सकते हैं, हम O2 को तो पचा सकते हैं, O3 को नहीं। लास्ट पॉइंट, ओजोन गेट्स डीकम्पोज्ड बाय यूवी रेडिएशन। नो, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो ये है कि ओजोन को हम डीकम्पोज कर भी नहीं सकते हैं, अल्ट्रावायलेट रेस को तो वो रोकता है बल्कि, है ना। तो ये बिल्कुल गलत पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, और आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो इसे जरूर लाइक करिएगा और बताइएगा कि कैसी लगी। तो लास्ट क्वेश्चन है, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर इज अ कॉज ऑफ कंसर्न। क्या जो ओजोन लेयर खराब होती जा रही है, क्या वो हमारे लिए सोचने लायक बात हो गई है, यानी कि इसके लिए हमें टेंशन लेनी चाहिए, और अगर हाँ तो क्यों। Ozone layer is the ozone rich area in the stratospheric layer of the atmosphere। ठीक है, ये जो स्ट्रेटोस्फेरिक लेयर चल रही है हमारी एटमॉस्फेयर की, उसमें ओजोन रिच एरिया होता है, ओजोन लेयर, विच एक्ट्स एज प्रोटेक्टिव शील्ड बाय प्रिवेंटिंग हार्मफुल यूवी रेडिएशन। ये छोटी क्लास में भी तुम पढ़ते आ रहे हो, सब वही चीजें हैं, कुछ भी नहीं है। तो ये यूवी रेज को धरती पे आने से रोकता है। अगर यूवी रेज जैसी की जैसी हैं वो अर्थ पे आ जाएंगी तो सब काले भुन जाएंगे, जल भुन के राख हो जाएंगे सबके सब। तो यूवी रेज से हमें बचाता कौन है, ओजोन बचाता है। तो अगर ये डिप्लीट हो जाएगा, अगर ये खराब हो जाएगी ओजोन लेयर, तो क्या होगा, हम लोगों को बहुत प्रॉब्लम होगी, हमें नुकसान होगा, फसलें जल जाएंगी, है ना, और भी बहुत से नुकसान इससे रिलेटेड होते रहेंगे। तो जो दिवाली पे पटाखे फोड़ रहे हो वो कम कर दो, और कैसी लगी वीडियो वो जरूर बताना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर। आई होप आपका एग्जाम बहुत बढ़िया होगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। बाय।